सभी बच्चों को नमस्कार और अध्यापक गण और हमारे आईआईटी से जुड़े हुए सभी कमेटी मेंबर और मैं स्पेशली प्रोफेसर रजनीश कुमार जी को नमस्कार करता हूं एंड धन्यवाद करता हूं जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं और लोगों को भी फैला रहे हैं इस चीज के बारे में। हम आज इस कार्यक्रम का विज्ञान पर चर्चा कार्यक्रम का 15वां अधिवेशन लेके आए हैं, जिसमें आज प्रोफेसर रजनीश जी जल ही जीवन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ा सा प्रोफेसर रजनीश जी के बारे में बताने से पहले ये बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम हम राज्य शिक्षा केंद्र की मदद से आईआईटी इंदौर द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कर रहे हैं। हमारा मकसद है बच्चों के पास छोटी छोटी चीजों के बारे में नॉलेज पहुंचाना। उसको जैसे क्या होता है, कक्षा 8 तक आप प्रैक्टिकली नहीं देख पाते हैं, तो उसको हमारा मकसद है प्रैक्टिकली दिखाना। तो उसी में आज हमारा हेल्प करेंगे प्रोफेसर रजनीश जी। तो हम थोड़ा सा प्रोफेसर रजनीश के बारे में बताना चाह रहे हैं कि देखिए, बताने का मकसद ये भी है हमारा कि आप देखिए प्रोफेसर रजनीश जी कहाँ कहाँ विजिट किए हैं, क्या क्या डिग्री लिया हुआ है। आप भी भविष्य में सोच सकते हैं, उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये देखिए, आज पोस्टर आपने देखा होगा, यूट्यूब से लिंक है, जिस बहुत अच्छा टाइटल लेके आए हैं प्रोफेसर रजनीश मिश्रा जी, जल ही जीवन है। जल की आवश्यकता हमें फ्यूचर में पड़ेगी, हमें सेव भी करना चाहिए। अभी बारिश भी हो रही, देख रहे हैं बहुत बाढ़ आया हुआ है। तो अगर हम जाएं थोड़ा प्रोफेसर रजनीश जी के बारे में, तो इन्होंने एमएससी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया, पीएचडी आईआईटी कानपुर से किया। मैं हिंदी में भी लिखा हूँ, कुछ चीजें इंग्लिश में भी लिखा हूँ। और आगे का रिसर्च जो है प्रोफेसर साहब ने यूएसए से और जापान से कंटिन्यू किया। इनके बारे में वो जो रिसर्च टॉपिक्स है आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल मैं यहाँ नहीं बता सकता। आप प्रोफेसर रजनीश के वेब पेज पे पहुंचेंगे तो आप देख लेंगे। और देखिए कुछ कर्व वगैरह बना हुआ है, तो थोड़ा सा आप ढूंढिए, गूगल पे डालिए। और गूगल पे डालने के बाद आप देखिए कि प्रोफेसर रजनीश मिश्रा जस्ट डालिए, आईआईटी इंदौर भी डालिए, देखिए बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और प्रोफेसर साहब को बहुत जगह से फंडिंग भी मिला हुआ है रिसर्च करने के लिए, काफी सपोर्ट भी मिलता है। जैसे आपका एसईआर भी हुआ, सीएसआईआर हुआ, डीएसटी हुआ, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी हुआ। और अगर आपको जानना हो तो देखिए कितना बड़ा ग्रुप है प्रोफेसर साहब का। और अगर डिटेल में जानना है तो आप उनके वेबसाइट पे विजिट करिए। आप जस्ट गूगल पे डालेंगे तो ये भी चीजें आपको मिल जाएंगी जो अभी पेज शो कर रहा है। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ प्रोफेसर रजनीश जी को कि प्लीज बच्चों को हमें बताएं कि जल ही जीवन है के बारे में थोड़ा सा जागरूक करें बच्चों को, जिससे उनको भविष्य में भी फायदा हो। प्रोफेसर रजनीश जी। धन्यवाद प्रोफेसर नीरज, प्रोफेसर मृगेंद्र और प्रोफेसर आशीषा जी। आप लोगों ने सबसे पहले तो मैं नीरज जी का शुक्रगुजार का हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं जल पे कुछ बोल सकूं। और जितना आप सभी लोग सुनने के लिए उत्सुक हो, उतना ज्यादा मैं नर्वस हूं, क्योंकि मेरा भी ये पहला टॉक हिंदी में होगा। मैंने बहुत से टॉक दिए हैं, लेकिन कभी हिंदी में टॉक देने का मौका नहीं मिला। तो इसको बहुत ही अच्छा है, ये चैलेंज के तौर पे भी और लर्निंग के तौर पे भी है कि कुछ सीखने को मिलेगा। और आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। केमिस्ट्री के बारे में डॉक्टर मृगेंद्र और अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते थे। कर्व के बारे में जो आप कर्व दिखाए हैं इसके बारे में, मैथमेटिक्स वाले कर्व की बात करते हैं, केमिस्ट्री वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर है। नेवरदलेस हम लोग शुरू करते हैं बिना समय जाहिर किए, समय वेस्ट करते हुए जल पे बात करते हैं। तो जल ही जीवन है, इस पे हम चर्चा करेंगे। इस पे हम टॉपिक पे टॉक नहीं देंगे, लेकिन हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है कि एनसीईआरटी के सिलेबस 6 क्लास का सिलेबस है, उसके अंदर रह के ही करेंगे। तो उस पे हम बात करेंगे कि हाँ, क्या प्रॉब्लम है जल की, क्या क्या स्रोत है जल के, कहाँ कहाँ यूज है, और कहाँ से संरक्षण इसका करना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को ये ट्रांसफर कर सकें। ठीक है। और ये कोई भी चीज जो भी, जैसा हम नॉलेज ग्रहण करते हैं, तो नॉलेज की ट्रांसफर, डिसमेंटेशन जिसको इंग्लिश में करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी उसका यूज नहीं कर पाएगी। इसी वजह से अगर हम जल का संग्रह नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को जल नहीं मिल पाएगा। तो हम अपनी स्लाइड शेयर करते हैं, और इसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो हमें इंटरप्ट कर सकते हैं, हमें रोक सकते हैं, और हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीरज जी का, मृगेंद्र जी का और आशीषा जी का,
जो कि आपने हमें इस टॉपिक के लिए सेलेक्ट किया बताने के लिए इसके बारे में। ये स्लाइड विजिबल है सर? विजिबल है। ओके, है ना? तो वील मूव। ये जल पे हम बात करेंगे। जल शुद्ध हिंदी का शब्द है। अगर हम इसको सामान्य हिंदी की जनरल बोलचाल की भाषा में कहें तो हम इसको पानी बोलेंगे, जल नहीं बोलेंगे। तो हम जल से आगे, क्योंकि हम जनरल ये डिस्कशन कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हम आगे से इसको पानी कहेंगे। जल शुद्ध हिंदी का शब्द है। इसको तमिल भाषा में बोलते हैं वेल्लम, सॉरी तनी बोलते हैं, और मलयालम में इसको बोलते हैं वेल्लम। ओके, तो जल के ये अलग अलग देश के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। जैसे तनी तमिल में, वेल्लम मलयालम। आगे हम मूव करते हैं। पानी का उपयोग, तो सबसे पहले हम छात्रों से जानना चाहेंगे कि पानी का उपयोग कहाँ कहाँ है। और हम पानी की किसी भी चीज की महत्ता हम तभी जान सकते हैं जब वो हमारे सामने नहीं होता है। तो हम कल्पना करेंगे कि एक सप्ताह तक अगर आपको पानी न मिले तो क्या हो जाएगा। तो हम सबसे पहले एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, एक कार्टून देखते हैं कि पानी का उपयोग कहाँ कहाँ है। हम इसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नहाने में है, कपड़े धोने में है, घर की सफाई में है, पीने के पानी में है, खाना बनाने और बहुत सी चीजों में है। और जब अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो कोई भी काम हो नहीं पाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन रहा। हम आगे की अगली स्लाइड पे जाते हैं। ये चार्ट इंटरनेट से उठाया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पानी का उपयोग है पीने के लिए, स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर को साफ करने के लिए, पोछा झाड़ू के लिए, कंस्ट्रक्शन में, निर्माण कार्य में। तो निर्माण कार्य में देखिए, जितना आप जैसे घर बनाते हैं तो उसके बाद उसको तरी करते हैं, जब पलस्तर हो जाती है, सीमेंटिंग हो जाती है। इसके बारे में नीरज जी खुद बता सकते हैं कि उन्होंने अपनी घर बनवाई है तो उसमें कितनी अच्छे से तरी की है कि बहुत मजबूत है। और मृगेन जी आप बता सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, कुछ जगह पे जहां पे तरी नहीं की गई है वहां के घर कितने कमजोर होते हैं। और हम बताएंगे नहीं किस जगह पे, लेकिन आप लोग समझते हैं। और जहां पे हम लोग और भी कई जगह हैं जिनको नाम नहीं लिया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म पे, वहां पे अच्छे से तरी नहीं हुई तो वो बिल्डिंग कमजोर हो जाती है। तो ये पानी का उपयोग है। दूसरा है सिंचाई में। अगर हम अच्छी सिंचाई करेंगे तो अच्छी फसल की पैदावार होगी, तो इसके लिए भी पानी की जरूरत है। और उसका है विद्युत निर्माण में तथा अग्निशमन में। तो ये सब चीजें हैं, ये ब्रॉड स्कोप है कहाँ कहाँ पानी की उपयोग होती है। अब हम किसी परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाली जल की मात्रा का अनुमान लगाते हैं। तो हम ये सभी छात्रों को ये कहते हैं कि वो कैलकुलेट करें कि इस परिवार में कितना पानी प्रतिदिन लगता है। जब हम एक दिन में एक परिवार का निकालेंगे तो हम उस हिसाब से पूरे कॉलोनी का निकाल सकते हैं और हम पूरे शहर का निकाल सकते हैं। तो हम देखिए डिवाइड किए हैं कि कैसे कैसे किस किस क्रियाकलाप में पानी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीने के पानी की जो उपयोग होती है पीने में। तो एक पीने के लिए एक इंसान को औसत 6 से 8 ग्लास पानी लगता है। तो 6 से 8 ग्लास पानी मतलब मिनिमम 2 लीटर। ब्रश करने में हम कह सकते हैं कि ब्रश करने में आधा लीटर या 1 मग मैक्सिमम होता है। नहाने में एक बड़ी बाल्टी से 25 लीटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बर्तन साफ करने में भी मैक्सिमम एक बड़ी बाल्टी पूरे परिवार के लिए जो हो जाएगी 25 लीटर। कपड़े धोने में भी एक बड़ी बाल्टी 25 लीटर। शौचालय जाने में 25 लीटर। फर्श साफ करने में आधा बाल्टी यानी 10 से 15 लीटर। और कोई अन्य काम जैसे खाना बनाने में, तो खाना बनाने में ब्रेकफास्ट जैसे नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, लंच, डिनर, इन सब में कितना पानी लगता है इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो औसत खाना बनाने में आपसे हम शेयर कर सकते हैं कि मिनिमम 2 बाल्टी पानी लगेगी यानी 50 लीटर। तो इस हिसाब से आप परिवार की में एक दिन में उपयोग होने वाली जल की कुल मात्रा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें हम अब जब कितने सदस्य हैं तो उस सदस्य के हिसाब से कितना लगेगा, और जब आप निकाल लेंगे प्रति व्यक्ति कितना पानी लग रहा है, तो उस शहर में जैसी जितनी जनसंख्या है, जैसे इंदौर में लगभग 20 लाख जनसंख्या होगी मिनिमम, मैं श्योर नहीं हूं, तो उससे आप मल्टीप्लाई करके कितना लीटर पानी यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर शहर में,
भोपाल में कितना हो रहा है, विदिशा में कितना हो रहा है, आप उज्जैन में कितना हो रहा है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कितना जल प्रतिदिन खर्च हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका काम है, गृह कार्य है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि पानी की कितनी महत्ता है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और क्या हमें इसका संरक्षण क्यों करना चाहिए जब हमें पानी नहीं मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने ये स्लाइड लिफ्ट की है इंटरनेट से, तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए पानी की सप्लाई कहाँ कहाँ से हो रही है। पब्लिक वाटर सप्लाई जिसको कहते हैं, तो हमें इंदौर में है, इंदौर के नगरीय क्षेत्र में नर्मदा का पानी आता है। बाकी अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों से पानी आता होगा, कहीं शिप्रा का पानी आ रहा है तो कहीं कहीं से आ रहा है। अब ये देखिए घर में जो जल आ रहा है वो टूटी का जल आ रहा है, और ये जल जो यूज हो रहा है सिंचाई में हो रहा है, इलेक्ट्रिक पावर में हो रहा है और इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री इंदौर और इंदौर के आसपास के रीजन उज्जैन, देवास, पीतमपुर में बहुत सी इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे जल की बहुत ज्यादा खपत होगी। कोई भी इंडस्ट्री बिना पानी के सरवाइव नहीं कर सकती है, नहीं चल सकती है। तो पानी नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, ये आप जान लीजिए। माइनिंग में कॉपर है, गोल्ड है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, इन सब मेटल की माइनिंग के लिए, इसको निकालने के लिए भी जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। लाइव स्टॉक के लिए यानी जानवरों को पालन पोषण के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। एक्वाकल्चर के लिए, जहां पर मत्स्य पालन एक बहुत बड़ी उद्योग है, वो भी अगर जहां पे जल नहीं रहेगा तो ये उद्योग फल फूल नहीं पाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बुंदेलखंड एरिया है, वहां पे सूखा पड़ता है बहुत ज्यादा, वहां पे पानी नहीं है, तो वहां पे आप एक्वाकल्चर नहीं जान सकते हैं, वहां पे मछली का पालन और मत्स्य उद्योग से रिलेटेड जो भी है कुछ नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये आजकल के युवाओं को और टीनेजर्स को, तरुण लोग को जो स्टॉक अटेंड कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा खाएगी, ये है वाटर पार्क। तो वाटर पार्क में भी देखिए बहुत ज्यादा पानी का यूज होता है, और यहाँ पे हर दिन पानी बदलता है, क्योंकि पानी अगर सेम रहेगा तो स्टेगनेंट हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। तो इसके लिए भी पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ये हमारे इंदौर में भी वाटर पार्क है, भोपाल में भी क्रिसेंट पड़ता है। जब हम इंदौर भोपाल हाईवे से जाते हैं, नीरज जी देखे होंगे और उसके बारे में बता सकते हैं, ये रास्ते में पड़ता है। और ये बाकी जितने भी अटेंडीज हैं वो भी बता पाएंगे कि कहाँ पे है। और सभी लोग आजकल, सभी के बच्चे और जितने भी लोग हैं परिवार के साथ, ये गर्मियों के मौसम में यहाँ पे जाते हैं मनोरंजन के लिए। तो ये सब पानी की यूज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सभी लोग पुस्तक पढ़ते हैं, तो किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। तो आप सोचिए, तो एक पुस्तक के बनाने में कितनी आवश्यकता होगी। जैसे एक पुस्तक में 100 पेज है, 100 पन्ने हैं, तो 100 इंटू 2 गिलास, तो 2 गिलास मतलब कि आधा लीटर पानी आप जब कह सकते हैं, तो यानी 50 लीटर पानी इसी हिसाब से हो गया। आप कैलकुलेट कर लीजिए, इस हिसाब से आपके पास कितनी किताबें हैं, कितनी कॉपीज हैं। हम अखबार पढ़ते हैं, हर घरों में अखबार रहता है, उसको बनाने में कितना पानी लगता है, तो इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आपका गृह कार्य है कि आपके घर में जितनी भी पुस्तकें हैं और साथ में कॉपियां हैं, नोटबुक है, उसमें बनाने में कितना पानी लगा है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए और एनालाइज कीजिए कि कितना पानी इसमें जायर हुआ है, कितना पानी इसमें यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपसे ये प्रश्न है, मनुष्य पानी के बिना कब तक रह सकता है। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो हम इस पर चर्चा करते हैं। मनुष्य खाने के बिना ज्यादा दिन टाइम तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। अब हम देखते हैं, मनुष्य भोजन के बिना 30 दिन तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना केवल 4 से 7 दिन तक रह सकता है। तो आप देखिए पानी की कितनी आवश्यकता है। पानी 4 से 7 दिन में आदमी नहीं सरवाइव कर पाएगा, लेकिन भोजन 30 दिन भी न मिले तब पर भी रह सकता है। मानव शरीर में कितना पानी है, तो इसका आंसर है, सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो 60% हिस्सा मनुष्य शरीर का बना है पानी से। तो हम देख सकते हैं कि 60% हिस्सा जो इंसान को शरीर में है वो पानी है, बाकी दूसरे चीज से बना हुआ है मनुष्य शरीर। अब हम जानना चाहेंगे पीने के लिए एक स्वस्थ मनुष्य कितना पानी पीता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीता है मिनिमम। तो प्रत्येक दिन कितना पानी पीना चाहिए, तो स्वस्थ मनुष्य को 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 6 से 8 गिलास मतलब 2 लीटर पानी हम कह सकते हैं, 1.5 से 2 लीटर इन एवरेज एक इंसान को पानी पीना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जल कहां से प्राप्त करते हैं, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये हमने चर्चा कर ली, जल के यूज कहां कहां है।
अब हम देखेंगे कहां से प्राप्त करते हैं और इसकी कमियां कहां आ रही हैं, कहां इसके प्रॉब्लम आ रही है, देखेंगे। तो हम जल ये नदियों से, झीलों से और कुओं से और तालाबों से हम प्राप्त करते हैं। और यहाँ देखिए ये पंप लगा हुआ है, ये झील से एक किसी अपार्टमेंट में आ रहा है, उसमें 2 टंकी लगी है, उस टंकी से आपके घरों में बाल्टियों में आ रहा है। तो पहले के जमाने में बहुत से तालाब होते हैं, जैसे हम भोपाल में जानते हैं, बड़ा तालाब है, छोटा तालाब है। राजस्थान में बहुत सी बावड़ियां हैं, पहले के राजा महाराजाओं ने बनाई है जल संग्रहण करने के लिए, वो सब अब विलुप्त हो रहे हैं। तो इसी वजह से पानी की कमी आ रही है। तो हमें जल मिलता है नदियों, झीलों और कुओं से। और अब हम देखेंगे कि कुएं भी आजकल शहरों में विलुप्त हो रहे हैं। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, हम और नीरज जी वो जानेंगे कि वहां पे कोई कुआं नहीं है। मृगेन जी भी बताएंगे कि जिस कॉलोनी में रह रहे हैं वहां पे कोई कुआं नहीं है। पहले के जमाने में गांव में, घरों में, मैं केरला में रहा हूं, वहां देखा हूं हर दूसरे घर में अभी भी कुआं है। लेकिन यहाँ पे इंदौर में हम इस चीज को नहीं देखते हैं। आशीषा जी भी बताएंगे जिस जगह रह रहे हैं वहां भी कुएं नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं इन सबों को जल इकट्ठा करने के लिए। तो जो जल के स्रोत हैं हम देखेंगे, कुआं, कुएं से पानी आता है, बरसात का पानी आता है, नदियों का पानी आता है, लेक का, तालाब, बड़ा तालाब, छोटा तालाब दोनों भोपाल में हैं, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ वाटर मीन नहरों से पानी, और टोटियों का पानी। तो ये सब स्रोत हैं पानी के। अब शुद्ध पानी के स्रोत क्या है, हम इसको देखेंगे, इसको चर्चा करेंगे। तो शुद्ध पानी के स्रोत है रेन वाटर, बरसात के पानी से हम शुद्ध पानी, जल प्राप्त कर सकते हैं। और ये क्या है, ये जल के वाष्पन से बनता है बरसात का पानी, इस पे हम चर्चा करेंगे। और ये पानी काम आता है पीने के लिए और फसलों की खेती के लिए काम आता है। दूसरा है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर से देखिए, ये सबसे बड़ा स्रोत है शुद्ध पानी का, और दूसरा बड़ा स्रोत है जनरल पानी का। और ये ड्रिंकिंग वाटर हम ये देखते हैं कि नीचे से करते हैं। तो यहाँ पे इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करने की होती है कि जो भूजल है, भूजल का स्तर निरंतर कम होता जा रहा है, और यही एक सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। और इसी वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे वर्षा के जल का संग्रहण कहते हैं, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि भूजल स्तर जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे जल की कमी होगी और वैसे वैसे पानी की दिक्कतें आएंगी। अब हम आगे देखते हैं, दो अनदर स्रोत है आइस शेल्फ। तो जो बर्फ है, हिम है, ये सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है शुद्ध जल के, लेस देन 2% ऑफ अर्थ वाटर। तो पृथ्वी पे 2% वाटर के जो स्रोत हैं उससे कम है। ये दिन पर दिन घटता जा रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको आप समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए। आप में से कई लोग जानते होंगे टेक्सास एक राज्य है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें 3-4 महीने पहले की बात है कि गर्मियों का समय, जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है, टेक्सास में भी इंडिया की तरह क्लाइमेट होता है, वहां गर्मी पड़ती है। लेकिन इस बार क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ कि वहां पे इतनी ज्यादा ठंड पड़ी कि बर्फ जम गई, इवन टॉयलेट भी में जो पानी है वो भी जम गया, पीने का पानी भी जम गया, लोगों के पास पीने के पानी नहीं थे। लोगों ने 6 से 8 दिन तक, मोर देन 1 मंथ, मोर देन 1 वीक, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। तो इन सब चीज को आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्लाइमेट चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है। अभी कनाडा में देख रहे हैं, कनाडा में भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन वहां पे भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला गया है, 40+ चला गया है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज का ही परिणाम है। इसी वजह से जल के स्रोत भी जो है, आइस शेल्फ्स हैं, वो घट रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। हम आगे बढ़ते हैं। अब किसी ऐसे दिन की कल्पना कीजिए जिस दिन जल की आपूर्ति टोटियों द्वारा नहीं हो रही, अतः आपको स्वयं बहुत दूर से जल लाना पड़ता है। तब क्या आप जल की उतनी ही मात्रा का उपयोग करेंगे जितनी अन्य दिनों में करते हैं? तो ये प्रश्न है आप सभी से, आप सभी बताइए, इसको बताइए। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूं वहां पे पानी सभी लोग ने यूज कर लिया, रात में किसी ने नेक्स्ट डे टंकी नहीं भरी तो पानी नहीं आता है। तो उस दिन पूरी दिनचर्या ही डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाएगी। मींस आपको फिर जब पानी बाहर से लाना है तो क्या करेंगे, आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। आप एक मग में ही ब्रश कर लेंगे, आपको फ्रेश होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पानी नहीं आ रहा है, चाय भी आप नहीं पी सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकते हैं, ये सब समस्याएं होंगी। तो आप जिस तरह से जल खर्च कर रहे हैं उसको समझिए कि जिस दिन पानी नहीं रहेगा उस दिन क्या होगा। और किसी भी चीज की महत्ता तभी पता चलती है जब वो आपके पास नहीं रहती है।
तो जब आपके पास जल नहीं आएगा उस दिन आप समझेंगे कि जल की क्या वैल्यू है, जब आपको बाल्टी भर के कहीं और से पानी लाना हो। अब ये देखिए, ये एक स्लाइड इंग्लिश में है, मैं आपको इस वजह से देखा हूं, ये मैं इंटरनेट से लिफ्ट किया हूं। ये देखिए, ये ग्लोब है, इस ग्लोब को देख रहे हैं, 3/4 हिस्सा पृथ्वी का पानी से कवर्ड। ये इंपॉर्टेंट चीजें इसको ध्यान में रखना होगा। 97%, 97% पानी है जो कि खारा है, खारा पानी है। 3% शुद्ध पानी है। इसमें 2 से 3/4 हिस्सा फ्रेश वाटर है जो जिनमें पकड़ा हुआ है। 1% ही पानी उपयोग करने वाला है। तो एक संदर्भ में है, एक किसी कवि ने बोला है, हर तरफ जल ही जल है लेकिन एक बूंद जल पीने के लिए नहीं है। हम इसको देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसको पढ़ते हैं, समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, मतलब पानी खारा होता है जिससे जल खारा हो जाता है, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है और अन्य घरेलू कृषि तथा उद्योगों के लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं होता है। हम खारा पानी नहीं पी सकते हैं। जैसे समुद्रों में पानी आता है, जैसे किसी कोई भी अगर महाराष्ट्र गया हुआ हो गया, बॉम्बे, बंबई में, मुंबई में, तो वहां आप देखेंगे जब आप ट्रेन से जाते हैं वसई की तरफ आगे बढ़ते हैं पुणे की तरफ, तो दोनों तरफ आप देखेंगे कि लोग नमक बनाते हैं उस पानी को इवोपरेट करके वाष्पन की विधि द्वारा। तो हम इस पे आएंगे, इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो आपने एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर की ये कविता सुनी होगी। हर जगह जल ही जल है, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। तो देखिए, हर जगह जल है क्योंकि 3/4 हिस्सा पृथ्वी से कवर्ड है, लेकिन तब पर भी पीने को पानी नहीं मिलता है। एक बार आप लोग को पता होगा, कुछ लोगों को, कि एक बार बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था आईआईटी मद्रास में, वहां पे तो जेई की परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी वहां पे, क्योंकि पीने का पानी नहीं था, जबकि वहां पे समुद्र है। तो ये सब सिचुएशन भी हो जाते हैं। जल हम उपयोग करते हैं वो खारा नहीं होता है जो हम पानी पीते हैं। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, इंदौर में हैं, भोपाल के लोग हैं, विदिशा के लोग हैं। इन ऑल पूरे एमपी में कहीं भी समुद्र नहीं है, हम लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर है। तो इन स्थानों पर जल की आपूर्ति भी महासागरों पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन है, महासागरों का जल तालाबों, झीलों तथा नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करता है। ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है, कि इन स्रोत से, जैसे नदियां हुआ, झील हुए, कुएं हुए, इनका पानी आप पीजिए तो बहुत मीठा लगता है, खारा नहीं होता है। तो ये क्या रीजन है? तो ये हम आपको बताएंगे जल चक्र, यहां से ही जल चक्र आता है। जल चक्र, दैट इज कॉल्ड एज इंग्लिश वाटर साइकिल। तो वी विल डिस्कस अबाउट वाटर साइकिल। जल चक्र क्या है, कैसे होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो मैंने बोला है, इस पे किसी को कोई प्रश्न, कोई डिस्कशन करना है तो मैं रुक सकता हूं, इस पे चर्चा कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ें। मृगेन जी, नीरज जी, बताइए आप। आई थिंक आप आगे बढ़िए, बच्चे कुछ कमेंट कर रहे हैं, उसको हम बाद में आपको बता हाँ ठीक देंगे। है, आप देखते जाइए और हम बीच में भी करके इंटरेक्शन ऐसा रख सकते हैं कि आप भी उसमें से देखिए, क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं क्वेश्चन नहीं देख पा रहा हूं, तो आप बोल सकते हैं अभी से उससे रिलेटेड है, हम उस पर चर्चा कर सकें। तो अब हम जल बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी उनका क्वेश्चन हो वो चैट बॉक्स में लिखें प्लीज। हाँ, तो अब हम जल चक्र पे आते हैं। तो सबसे पहले जल के विलुप्त होने की युक्ति देखेंगे हम। तो जल कैसे विलुप्त हो जाता है, जैसे देखिए, आपने कितनी बार देखा होगा कि फर्श पर फैला जल, फर्श पे जो होता है जल, कुछ समय बाद सूख जाता है, और ये सूखता है गर्मियों में बहुत फास्ट, बहुत तेजी से, जाड़ों में धीमे, बरसात में भी बहुत धीमे से ये सूखता है। तो ये जल विलुप्त होता प्रतीत कैसे होता है? इस प्रकार गीले कपड़े के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। तो आप ये देखिए, हम जब कपड़े सुखाते हैं, हम सभी घर में देखे होंगे कि इसमें से भी जल विलुप्त हो जाता है। कैसे होता है? तो ये वाष्पन, वाष्पन इसको इंग्लिश में इवोपरेशन कहते हैं। वाष्पन के लिए यह आवश्यक ऊष्मा जल कहां से प्राप्त होती है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। इसी से हम वाटर साइकिल को समझेंगे, जल चक्र को। तो ये देखिए, ये कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ पे हीट एनर्जी मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, यहां से ये इवोपरेट हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश, जो कि धूप है, का छाया में जल का वाष्पन हम देखते हैं। अब हम इसको देखते हैं, एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती हैं। खेत तथा अन्य किसी भूमि क्षेत्र में भी सूर्य की किरणें को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल
निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये देखिए, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक स्कीमेटिक डायग्राम बना है जिसमें एक घर है, सूर्य की रोशनी है और एक वृक्ष है। इसमें अब हम एक प्लेट लेते हैं, एक प्लेट में पानी रखते हैं, एक को छांव में रखते हैं, एक को ज्यादा धूप में रखते हैं। तो जब जिसको हम देखेंगे, जिसको ज्यादा धूप में रखे हैं उसमें से जल जल्दी से खाली हो जाएगा, जबकि दूसरे प्लेट में जल खाली होने में टाइम लगेगा। तो जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ऊष्मा उसको ज्यादा मिलेगी, तो जल्दी से वाष्पन होगा, ये ऑपरेशन फास्ट होगा, जबकि दूसरे केस में वाष्पन धीमे धीमे होगा। अब सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है, जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और तेजी से होता है। हम सभी में ने देखा है कि जब हम चाय बनाते हैं तो हम पतीले को गैस बर्नर पे रखते हैं, उसमें पानी डाल के, और हम उसको अगर गैस की फ्लेम को बहुत तेज कर दें तो बहुत जल्दी वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या जलवाष्प के वायु में अंतरित होने का अन्य कोई भी प्रक्रम भी है? इसको हम देखेंगे। अब हम देखिए, ये जो कार्टून है यहाँ पे, इसमें ये क्या कहते हैं, इसने स्वयं से पूछा 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है। उसने पता लगाया कि यह क्षति 500 लीटर है। 500 लीटर कितना ज्यादा होता है पानी, इससे आप समझ सकते हैं, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियों से भरे जल के बराबर है। क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि वनों में, फसलों में तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर जल कितनी मात्रा की क्षति होती है? तो आप इसको समझिए, 1 किलो गेहूं में 500 लीटर पानी लग रहा है। तो जो गेहूं की पैदावार करते हैं किसान, उनमें गेहूं की फसल कर रहे हैं या कोई भी फसल उगा रहे हैं, तो कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो ये समझने की जरूरत है। और कई क्षेत्रों में, जैसे बुंदेलखंड रीजन है, विदर्भ रीजन है, जहां पे पानी नहीं हो रही है, तो वहां पे किसानों का क्या हाल होगा, वो कैसे खेती कर पाएंगे, कैसे अपना आजीविका चला पाएंगे? ये एक प्रश्न है जो आप सभी को समझना चाहिए, जो जल को बर्बाद करते हैं। अब हम देखते हैं जल चक्र के बारे में ही हम समझ रहे हैं। जल चक्र, जैसे हमने गेहूं के पौधे में देखा कि उसके वाष्पन में कितना पानी निकलता है। अब हम देखिए, गिलास की बाहरी सतह, हम सभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं, तो जब हम कोल्ड ड्रिंक या प्लास्टिक की हम बोतल लें या फिर शीशे की बोतल लें, तो वह हम क्या देखते हैं, कुछ देर जब हम उसको रखते हैं तो उसके बाहरी सतह पर जल की बूंदें आती हैं। जब बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा करती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाता है। संघनन मींस कंडेंसेशन हो जाती है, कंडेंस हो जाता है। अब ये देखिए, ये कार्टून है, ये पहेली नाम है। पहेली ने सर्दियों में प्रातःकाल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखी। क्या आपने भी कभी शीत ऋतु में प्रातःकाल पत्तियों या धातु के पृष्ठों, जैसे लोहे के दरवाजे जिनके वहां होते हैं या ग्रिल होती है खिड़कियों में, इस प्रकार की ओस की बूंदें देखी है? क्या यह भी संघनन के कारण है? क्या आपने भी गर्मियों में प्रातःकाल ऐसा देखा है? तो ऑफ कोर्स, आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, सुबह उठिए, तो ओस की बूंदें होती हैं। ये सब भी संघनन की प्रक्रिया है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो वहां पे कंडेंसेशन इजिली हो जाता है, संघनन इजिली हो जाता है, तो वो आपको जलवाष्प के रूप में ये दिखती है। हम समझ रहे हैं कि ये आपको समझ में आ रहा है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो उसके सतह पे कैसे ठंडी बूंदें बाहर आ जाती हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उनके ऊपर जो पानी की बूंदें कैसे आ जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जल चक्र के बारे में आगे समझते हैं। अब हम देखिए, बाएं ओर चित्र जो बना हुआ है, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। संघनन मींस कंडेंसेशन। ये कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर आते हैं, ताप कम होता रहता है। तो वो रीजन देखिए जहां पे हम टेम्परेचर कम है, वहां ठंडी ज्यादा पड़ती है, और ये पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर के भाग है। तापमान कम होता है, जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर पार्टिकल्स कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। यही छोटी जल कणिकाएं हैं जो वायु में तैरती हैं, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। तो समझिए, ये बादल क्या है, ये जल कणिकाएं क्या हैं, और ये कैसे उसकी बूंदें में आती हैं, किस तरह से बरसात होती है, और यही जब बादल आपस में टकराते हैं
तो फिर बरसात होती है। तो इसको आप समझिए, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर जल कैसे वाष्प में परिवर्तित होता है और जल कणिकाओं में आता है और फर्दर संघनन के माध्यम से पृथ्वी पर वापस आता है। सर्दियों में प्रातःकाल धरती के पास बुझों ने कोहरा देखा। यह विचार कर रहा है कि क्या यह भी ठंडी धरती के पास जलवाष्प का संघनन है? बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। और आप भी क्या ये सोचते हैं? तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये सत्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? तो जब बरसात होती है तो वहां से जो पानी आता है वो क्या होता है, कहां जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। प्राय समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे होते हैं। तो हम जहां पे रह रहे हैं ये हम लोग महासागर से ऊपर है, हमारा लेवल महासागरों से ऊपर है। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न तरीकों से होता है। अब हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नीरज जी, क्या मैं तेज चल रहा हूं क्या कि मैं थोड़ा स्लो करूं, आप बताइए। नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और आपको हाँ, लगे बच्चों का अच्छा तेज है इस कमेंट हिसाब भी से। आ रहा है। दे आर आल्सो रिप्लाइंग। आपके क्वेश्चन जो है बीच बीच में आप पूछ रहे हैं, उसका आंसर भी दे रहे हैं बच्चे। अच्छा अच्छा, चलिए। दैट्स रियली वेरी गुड। तो अगर आपको लगे कि मैं जरा तेज चल रहा हूं या आवाज धीमी है, प्लीज आप इंटरप्ट कीजिए और अब हमें बताइए। और अगर आपकी आज्ञा हो, मृगेन जी की आज्ञा हो, तो मैं जल ब्रेक ले लूं क्या? जी सर। हाँ, मैं जल पानी ही पी लेता जीवन हूँ। है, जल ही हाँ, जीवन जल है। जीवन है। तो जीवन है ये सर। सभी छात्रों, सभी पार्टिसिपेंट से कहता हूं कि आप भी लोग पानी पी लीजिए ताकि ऊर्जा बनी रहे और हम आगे इसको बढ़ा सकें। थैंक्स। धन्यवाद। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं इसको, आ, इसके बारे में। हाँ, अब देखिए, वापस विभिन्न ढंगों से होता है। अब ये देखिए कैसे बरसात का पानी कहाँ से आता है और कैसे शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के, तो हम पहले वर्षा के जल को जानते हैं। वर्षा का जल कैसे महासागरों में आता है, वही जल चक्र है। तो वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है, ये आप जानते हैं। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। ठीक है, जब वापस वायु में चला जाएगा तो फिर ये जल कणिका बन जाएंगे, ये बादल के रूप में होगा और फिर संघनन के माध्यम से फिर से बरसात करेगा। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता जाता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में प्राप्त होता है। तो भौम जल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को हम चाहेंगे सभी पार्टिसिपेंट्स समझें। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। इस प्रकार कुछ झीलों के लिए जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहां पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। अब हम इसमें नीरज जी से चर्चा करना चाहेंगे। नीरज जी, जहां हम लोग रहते हैं वहां देखिए, वहां पे मैं नाम नहीं लूंगा, जहां रहते हैं वहां पे भूमि में खुदाई होती है। हर जगह भौम जल से लोग पानी निकालते हैं, तो वहां पे जल का स्तर गिरता जाता है। और कई बार हुआ है, मैं कई लोगों से चर्चा किया हूं कि गर्मियों के समय में उनका जल सूख गया है। अब फिर क्या करते हैं, फिर उनको और ज्यादा अंदर गहरी खुदाई करनी पड़ती है। तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि हम भौम जल का स्तर कैसे मेंटेन कर सके। तभी हमें आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ी में हम जल की सबको हम दे पाएंगे। अदरवाइज हम तो जल यूज कर लेंगे लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जल का उपयोग नहीं कर पाएगी। तो हमें भौम जल के स्तर को मेंटेन करना है और यह प्रक्रिया हम कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर जल संग्रहण माध्यम से। ठीक है, यह हम इस पर चर्चा करेंगे। आप कोई प्रश्न, मैं आगे बढ़ूं? क्षेत्रों में पर जहां भूमि पर वनस्पति बहुत कम है, मतलब पेड़, लोग कहते हैं ना पेड़ लगाइए, क्यों कहते हैं, इससे हम उसको कोरिलेट करते हैं, या बिल्कुल ही नहीं है, वहां वर्षा का जल शीघ्र ही बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। ऐसे भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता हुआ जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है।
तो अब हम देखते हैं कि आजकल जितनी भी अच्छी कॉलोनियां नहीं, इन जनरल जितनी कॉलोनियां बनती हैं वहां पे कंक्रीट की रोड होती है। नीरज जी से सहमत होते हैं, हम लोग जहां रह रहे हैं जिस कॉलोनी में और बाकी भी कॉलोनी में कंक्रीट की रोड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बरसात का पानी होता है तो वो अंदर भूमि की सतह पे नहीं जा पाता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, बहुत बड़ी कमी है जहां पे कंक्रीट रोड बनते हैं, क्योंकि जल का रिसाव बहुत कम होता है। तो इससे भौम जल की उपलब्धता बहुत ही घट जाती है और वर्षा का जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ भी बाहर ले जाता है। ये है, तो हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। और क्या है इसका तरीका, इस पे हम डिस्कस करेंगे। अब हम जल चक्र को देखते हैं। अब आप देखिए, अब हम जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल, भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंचता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से वाष्प के रूप में वायु में जाता है। तो अब ये देखिए, ये बरसात हो रही है। मैं यहाँ पे पॉइंटर ले लेता हूँ, स्क्रीन का पॉइंटर। यस ना, हाँ अब ये देखिए, ये जल चक्र में ये देखिए, अब हम देखते हैं वर्षा रूपी जल, ये वर्षा रूपी जल है, ओलों द्वारा तथा हिम के रूप में ये जमीन पे आता है। ठीक है, पृथ्वी पर आता, अब पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के द्वारा वो फिर से वो लौट आता है और अंत में वापस महासागरों में लौट आता है। जल के इस चक्र करने को जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है जो भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। तो इससे हमें जल की आपूर्ति कॉन्स्टेंटली बनी रहे। लेकिन अगर ये जल चक्र मिस हो जाएगा तो ये जल चक्र पानी की हमें कमी हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि भारी वर्षा हो गया तो क्या हो जाएगा? ज्यादा वर्षा से भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि गुना साइड में, विदिशा साइड में, ग्वालियर साइड में, शिवपुरी साइड में इतनी तेज बारिश हुई है कि बहुत सी बाढ़ आ गए हैं, काफी लोगों को नुकसान हुआ है। तो यदि भारी वर्षा हो तो क्या हो? वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भाग में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी हैं जहां पर वर्षा कुछ दिनों के लिए होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून में होती है। जैसे अभी जो मौसम चल रहा है वो मानसून का मौसम है, अभी बरसात हो रही है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून पर निर्भर करता है। अगर भारी वर्षा होती है तो आप देखिए क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और फिर बाढ़ आ जाती है। ये देखिए किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दृश्य ये है। और अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से देखा होगा कि शिवपुरी, गुना, ग्वालियर में कितनी ज्यादा नुकसान हुई है तेज बारिश की वजह से। ये देखिए पुल टूट जाते हैं और बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं, फसल भी नुकसान हो जाता है। तो भारी वर्षा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ज्यादा वर्षा भी प्रॉब्लम होती है। आशीषा जी ने लिखा है भूमि जल क्या होता है, तो हम अभी चर्चा करेंगे आशीषा जी इस पे। बच्चों का क्वेश्चन था सर यूट्यूब। हाँ नहीं, हम अभी इस पे करें कि हम इसको फिनिश करने के बाद करें? हाँ, फिनिश करने के बाद भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि भूमि जल जो होता है, जो भूमि के अंदर होता है, जो हम नल कूपों द्वारा और हम निकालते हैं जमीन से, उसको भूजल बोलते हैं। जो पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर है, उसको भूजल बोलते हैं। ये क्लियर है कि अभी नहीं क्लियर हो तो हम आगे इसको ठीक है बताएं? ठीक है ठीक है। अब अगर नहीं क्लियर हुआ तो हमारे टॉक के बाद भी आप मतलब पूछ सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि काफी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, इवोपरेशन होता रहता है। क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मृदा सूख जाती है और ऐसे क्षेत्र को मिट्टी क्या कहते हैं, बोलते हैं बंजर हो गई है। ऐसे क्षेत्र में तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है, उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं, भौम जल की भी कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ जाता है। अब हम सभी पार्टिसिपेंट से पूछना चाहेंगे, ऐसे किसी, आपने कभी ऐसा देखा है, कोई ऐसे क्षेत्र को जानते हैं जहां पे पानी की कमी होती है? हम जिस स्टेट में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहां का एक रीजन है बुंदेलखंड, जो कि यूपी एमपी दोनों से लगा हुआ है। वहां पे सूखा पड़ता है। अब हम उसको देखेंगे, जब सूखा पड़ता है तो क्या होती है, रेम्बर, जब मिट्टी सूख गई तो उसको बंजर भूमि हो जाती है। ये
प्रोवर्ब लिखा गया है, फूड ग्रोज वेयर वाटर फ्लोज। तो फसल वहीं पैदावार होगी, खाना वहीं मिलेगा जहां पानी बहेगा। जहां पानी नहीं आएगा आप भोजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप देखिए, बच्चों को दूर गांव तक, दूसरे गांव तक पानी लाने जाना पड़ता है जब सूखा पड़ेगा। फसल बर्बाद हो जाती है, इसमें कोई फसल नहीं उगेगी। तो अब क्या करेगा? जो किसान है उसको बहुत समस्या होती है, तो उससे फिर माइग्रेशन होता है। अब वो एक गांव छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं, रोजगार के लिए, खाने के लिए, बाकी समस्याओं के लिए। जो मवेशी होते हैं वो मर जाते हैं क्योंकि पानी नहीं मिलता है जब सूखा पड़ता है। तो उसको कहते हैं अकाल आना, सूखा पड़ जाना। तो ये सूखा पड़ गया। तो ये हमारा जो मध्य प्रदेश का एक बुंदेलखंड रीजन है, वहां पे पानी की कमी है, वहां पे सूखा पड़ता है गर्मियों में, तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये दृश्य वहां का नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से लिया है, ये आपको बताने के लिए कि यहाँ सूखे में क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप जानिए, इसको समझिए, और भी देखिए कि हिंदुस्तान के किन किन राज्यों में सूखा पड़ता है, जल की कमी है। ये आपके जनरल नॉलेज और इससे रिलेटेड है, आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, और हम इसके बाद प्रश्न उत्तर में ये हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन है कि जल का संरक्षण, संरक्षण मतलब उसका प्रिजर्वेशन, उसको इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं तथा मनुष्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिससे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है, भौम जल का स्तर गिर जाता है, तब भौम जल का और अधिक प्रयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी का जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। तो वाटर लेवल हमेशा घट रहा है, जल का स्तर घट रहा है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों को देखना एक साधारण सी बात है। तो ये सभी अपने क्षेत्रों में देखे होंगे कि जल भरने के लिए लंबी कतारें लगती हैं। और उद्योगों में भी जल का अधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उद्योग लग रहे हैं, वहां पे पानी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार में बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ न हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें जल को संरक्षित करना है। अब वर्षा के जल का संग्रह, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आई होप, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी लोग इस टर्म को जानते हो। और मैं जब भी अपने कार से आता हूं तो ये एफएम पे आजकल एक बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। मैं एफएम उस आरजे का भी नाम नहीं लूंगा, ना उस रेडियो स्टेशन का नाम लूंगा, क्योंकि एंडोर्समेंट हो जाएगा। वहां पे वो पार्ट 2 लाए हैं, ये वो इनकी एनजीओ वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं कि किसको चाहिए, वो हेल्प कर रहे हैं कि कैसे वर्षा के जल का संग्रह कर लें। पहले पार्ट में उन्होंने 16,000 लोगों को कनेक्ट किया, ये इंदौर की बात है, ये बाकी शहरों में भी हो रहा होगा। तो ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, और मैं ये चाहता हूं कि ये हर जगह हो और सभी युवा छात्र और हमारे जितने भी मित्र देख रहे हैं इसके बारे में जागरूक हों और उसको आगे बढ़ाएं। वर्षा के जल का संग्रहण, दैट इज कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंग्लिश। सो वर्षा के जल को एकत्र करना तथा उसका भंडारण करने के बाद उपयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि का एक उपाय है। इस जल द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने का वर्षा जल संग्रहण करते हैं। तो वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल का मूल मंत्र यह है कि जल जहां गिरे वहां एकत्रित करें। जैसे बरसात हो रही है तो जहां गिर रहा है वो बह जा रहा है, क्योंकि हमने बताया है, नीरज जी से भी डिस्कस किया कि हम लोग जहां रहते हैं वहां कंक्रीट की रोड है, तो वहां पानी बह जा रहा है, वहां पे हम उसको हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें जहां भी गिर रहा है हमें इसको इकट्ठा करना है। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहां अधिकांश क्षेत्र में कंक्रीट की सड़कें और मकान होती हैं, ये नालियों में बह जाता है? क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार वर्षा का जल कुछ भाग बहकर नदियों तथा झीलों में पहुंचता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं होता है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, अब हम इसको देखेंगे। और ये आप कई लोग जो एफएम सुनते होंगे उसमें भी सुना होगा कि क्या मेथड है, और ये बहुत बड़ी
टॉक ऑफ द टाउन है, ये बात है जिसको डिस्कस कर रहे हैं सभी लोग, सभी युवा लोग जो भी जागरूक। तो रेन हार्वेस्ट, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? छत के ऊपर जल संग्रहण इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें साफ कर लिया जाता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइप द्वारा जमीन पर बने किसी गड्ढे तक लाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी के रिसाव पर भूमजल में पुनः चला जाए। तो अब देखिए, आपके छत पे यहाँ पे देखिए पानी आ रहा है। आपका 1000 स्क्वायर फीट का भी मकान हो या 800 स्क्वायर फीट का भी मकान हो, उसमें भी छत पे आप इस पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि वहां पे भंडारण करना है, वहां पे एक पाइप लगा दिए जहां से नीचे एक जगह इकट्ठा हो या टंकी में, और उसमें कहीं से कनेक्ट कर दीजिए जो कि भौम जल में चला जाए, तो जिससे वो उसके जल स्तर को बराबर रख सके। अब हम ये स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं, इसमें बाएं ओर और दाएं ओर ये देखिए एक मकान है जिसकी छत पे पानी आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों ओर देखिए, यहाँ पर ये लगे हुए हैं, जो गार्ड लगे हुए हैं उसमें से पानी आ जाए और वहां से एक रेन वाटर कलेक्शन टैंक में आ रहा है और वहां से भौम जल में उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। दोनों ही डायग्राम आप देख सकते हैं। अब हम नीरज जी से पूछना चाहेंगे, आशीषा जी भी हैं, और आजकल सरकार और बहुत सी एनजीओ है जो कि इंकरेज कर रही है कि प्राइवेट और सरकारी जो भी भवन है उस पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, हम जल को बचाएं। और बहुत सी कॉलोनियां भी आ रही हैं जो इस कंसेप्ट को लेकर आ रही हैं, बट हम जानना चाहते हैं कि रियली ये ऐसा हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। हम जहां रहते हैं हमें इसको इंकरेज करना चाहिए और इस पर चर्चा करना चाहिए ताकि हम जल को बचा सके। अब हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं, और अभी हम निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले भी हम इस पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे और भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हम निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद हम करें, कैसा कहेंगे आप? नीरज जी बताइए। आशीषा जी, नीरज जी बताइए, निष्कर्ष पे पहुंच जाएं कि अभी हम इस पर अभी चर्चा करें फिर निष्कर्ष पे पहुंचे? हाँ जी, आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम निष्कर्ष निकालते हैं। जल जीवन के लिए अति आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्प उत्सर्जन से जल वाष्प मिलती रहती है। तो आप ये जानेंगे, जल वाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल जैसी दिखाई देती है। हम सभी लोग बादल देखते हैं, सभी बच्चे बादल देखते हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिल करके वर्षा, हिम तथा ओले का निर्माण करती हैं। वर्षा, ओले तथा हिम नदियां झीलों, तालाबों, कुओं और मिट्टी के जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जली भागों के बीच जल के चक्रों को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा में बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने पे सूखा हो जाता है। पृथ्वी पर उपयोग करने वाले जल की मात्रा सीमित है, इसलिए इसे विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। और हमें जल संग्रह, जो कि इंग्लिश में कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उस पर चर्चा करना है, उस पर डिस्कस करना है। अगर नहीं हो रहा है तो हम अपने सभी घरों में, कॉलोनियों में इस पे चर्चा करें। जिस जगह काम करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, वहां पे डिस्कस करें कि हाँ इसको किया जाए। यह हमारी समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। तो अब हम निष्कर्ष को हम इसको समाप्त करते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। अब क्वेश्चन आंसर पे हम आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। नीरज जी, मृगेन जी, आशीषा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। जो कि मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं, जो आशीषा जी ने एक क्वेश्चन लिखा है, भूम जल क्या होता है, कुछ किसी बच्चे ने पूछा है। हाँ, तो अब मैंने जैसे बताया कि भूमि की, भू मतलब भूमि, भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो जल है उसको भूजल कहते हैं। जी, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि काफी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई दिया है। जब आप बीच बीच में आंसर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसका उन्होंने चैट बॉक्स में रिप्लाई किया है और सब ने बहुत लाइक किया है। और ये हम लाइक भी करना चाहिए कि हमारा भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है जल से संबंधित, तो तो हमें हम इस उसके पे बारे में नीरज जी देखना आपसे भी चाहिए चर्चा कैसे करना हम। चाहेंगे, मृगेन जी, आशीषा जी, आप तीनों लोग से, और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जिनको मैं वीडियो में नहीं देख पा रहा हूं, कि हम, हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी है कि हम जल संग्रहण करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मोस्टली ये बातों में रह जाती है। मैं आज सुबह आ रहा था तो अपने एफएम में सुन रहा था कि जो पार्ट 1 हुआ है किसी एफएम चैनल का, उसमें 16,000 लोगों ने किया, और अभी पार्ट 2 चला रहे हैं इंदौर शहर के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, तो उसमें भी काफी लोग को इनकरेज कर रहे हैं। तो हमें भी अपने समाज में, अपने मित्रों में
अपने कलीग्स में, जहां भी है, घर परिवार में, रिश्तेदारों में, वो करना चाहिए। भले ही हम छोटे मकान में रह रहे हैं या फिर हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, हर जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है। जी नीरज जी, विपिन जी, जी। इससे काफी लोग सहमत हैं, जो चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ, जैसे उकराल पलासिया, दिनेश, इनवती, सुषमा उपाध्याय, और मैंने देखा काफी लोग जैसे दिलीप, सोदिया, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हुए हैं, जो कि मतलब वो भी चाहते हैं कि भविष्य, आने वाला भविष्य अच्छा हो, खराब ना हो। ना, जल ही बिल्कुल। जीवन है, इसको सार्थक हमें बनाना है। हम्म। तो और मैं क्या कहूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और बच्चों का जो कमेंट आ रहा है इसमें, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं टॉपिक को भी, और जो हमारा मकसद है उनको जागरूक करना, वो भी हमारा मकसद ठीक हो रहा है। जो हम चाहते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का मकसद है, जो राज्य शिक्षा केंद्र का मकसद है, उसको, तो मैं उसी में आगे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रजनीश जी आपका। मैं मृगनेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि धन्यवाद के लिए कुछ बोले। जी सर, धन्यवाद सर। राष्ट्रीय सर आविष्कार अभियान के विज्ञान पर चर्चा कार्यक्रम के 15वें अधिवेशन, हम लोग 15वें पड़ाव में पहुंच चुके हैं। तो जुड़े सभी को मेरा अभिवादन एवं नमस्कार। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान IIT इंदौर की टीम की तरफ से आज के वक्ता प्रोफेसर रजनीश मिश्र जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से जल के उपयोग के बारे में समझाया। आपने बताया जल का संरक्षण क्यों जरूरी है, कैसे प्रति व्यक्ति वाटर यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, जल के स्रोत क्या हैं, संघनन की प्रक्रिया क्या है। ये सब टॉपिक बहुत विस्तार से हम लोगों को समझाया। जैसा कि आप लोग को मालूम है, यह कार्यक्रम राज्य शिक्षा केंद्र के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। अतः राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जुड़े डॉक्टर रावेंद्र त्रिपाठी जी को सतत सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर नीरज शुक्ला जी, प्रोफेसर आशीषा जी, प्रोफेसर अजय जी, हमारे स्टाफ प्रवीण जी एवं नीरज सोनी जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। अंत में प्रदेश के कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक एवं उनके अध्यापक गण को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अंत में सभी को धन्यवाद। विशेष रूप से मैं प्रोफेसर रजनीश मिश्र जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं त्रिपाठी जुड़ गया हूँ, कुछ बात करना चाहूँगा। जी जी सर। इंदौर IIT की टीम का बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आज के वक्ता प्रोफेसर रजनीश मिश्रा जी का आभार कि उन्होंने बहुत ही अच्छा रोचक विषय लिया है कि जल का उपयोग और जल का उपयोग क्यों आवश्यक है। इसके साथ में मैं अपने साथियों की बात करना चाहूँगा, इसमें जो जुड़े हुए हमारे APC जुड़े होंगे, डाइट फैकल्टी जुड़े होंगे, टीचर साथी जुड़े होंगे, कुछ अभिभावक जुड़े हैं, विद्यार्थी जुड़े हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ये कार्यक्रम हम बहुत ही प्रयास के बाद ला रहे हैं और निश्चित तौर से IIT की टीम हमारे लिए सहयोग कर रही है। हम देख रहे हैं कुछ दर्शक आज कम दिखे, पहले दिन बहुत दर्शक संख्या थी, आज लाइव कम थे। आप लोगों से, जो हमारे APC एकेडमिक है, उससे खास तौर से मेरा अनुरोध होगा कि आप थोड़ा और प्रयास करिए। हमारा ये कार्यक्रम हर बुधवार के दिन होता है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़िए, अभिभावकों को जोड़िए, शिक्षक साथियों को जोड़िए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे श्रोता हैं। डाइट के हमारे स्टूडेंट हैं जो D.Ed B.Ed कर रहे हैं, वो हैं, टीचर हैं हमारे पास, माध्यमिक में ही लगभग 1 लाख टीचर हैं। मैथ साइंस के टीचर की संख्या कही जाए तो वो भी 40,000 के लगभग है। और जो डाइट फैकल्टी है, 300-400 के लगभग डाइट फैकल्टी है। और स्टूडेंट हैं 9 लाख स्टूडेंट एक कक्षा में होते हैं, तो 18 लाख स्टूडेंट होते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करिए, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़िए, ताकि बच्चे कोरोना काल में जो बहुत सारी कक्षागत गतिविधियां प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो इस अवसर का फायदा उठा सकें। और जो ज्ञानवर्धक बातें हो रही हैं, बहुत से उनके लिए नॉलेज की बातें हो रही हैं, उनके प्रश्न भी लिए जा रहे हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं, इसका अधिक से अधिक लाभ लें।
साथियों, मैं फील्ड के साथियों से अनुरोध बार बार करूंगा कि IIT की फैकल्टी 100% अपना काम इंग्लिश मीडियम में काम करती है, लेकिन हमारे अनुरोध पर पूरे कार्यक्रम हिंदी माध्यम में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है और इसके लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास करके जो मॉड्यूल तैयार किए हैं हमारे लिए बहुत ही रोचक लाभदायी हैं। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों तक इन्हें पहुंचाएं। साथ में यदि कोई विद्यार्थी, अभिभावक, टीचर इसको ना देख पाए तो बाद में भी ये YouTube लाइव पर IIT इंदौर में उपलब्ध रहते हैं, जाके वहां पे देख सकते हैं। इनकी अधिक से अधिक संख्या में आप लोग दिवाइए। बार बार मेरा अनुरोध है, क्योंकि अगला कार्यक्रम फिर मैं फ्राइडे के दिन आइसर का होगा, वहां भी हम अधिक से अधिक संख्या में लोगों को चाहेंगे। प्लीज, ये दोनों कार्यक्रम बहुत ही मेहनत के बाद तैयार कराए गए हैं और ये आप लोगों को दिए जा रहे हैं। उत्साह कम न होने पाए, आप ये उत्साह को बनाए रखें, क्योंकि पिछले सत्र में बहुत ज्यादा संख्या में विद्यार्थी जुड़ रहे थे। इस बार पिछले प्रोग्राम में भी 4 तारीख को हमने देखा था कि बहुत संख्या में थे, आज कुछ कम दिखे। प्लीज एक बार आप लोग फिर प्रयास करेंगे, निश्चित तौर से आप हमारी संख्या को बढ़ाएंगे। मैं IIT की टीम का फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज शुक्ला जी का, मृगेंद्र दुबे जी का, आशीष कुमार जी का और आज के वक्ता रजनीश मिश्रा जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा रोचक विषय लिया है, जो हमारे सब्जेक्ट में कक्षा 6, 7, 8 के तीनों कक्षाओं में लगभग जल कवर कर रहा है और बहुत ही रोचक तरीके से है। जल की उपयोगिता भी है, समाज में कैसे जल का संरक्षण करना है, इसके बारे में आप लोग समझे हैं। और निश्चित तौर से जो बहुत सारी हमारे विद्यार्थी जो प्रोजेक्ट विधि से उनका मूल्यांकन हो रहा है, विगत सत्र में जनवरी, फरवरी, मार्च में हुआ था। अभी प्रयास नाम की उनको वर्कशीट जा रही है। इन सब में जल पर प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। इन प्रोजेक्ट कार्य को आपको हल करने में बहुत ही मदद मिलेगी। एक बार पुनः IIT इंदौर की टीम का आभार। मैं इस नोडल अधिकारी नीरज शुक्ला जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उनके प्रयास से ये नित्य पूरी टीम बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है। समस्त टीम का जो IIT की अन्य फैकल्टी मेंबर जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे काम को सपोर्ट कर रहे हैं, तकनीकी रूप से प्रचार प्रसार करने में, उनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। आभार व्यक्त कर रहे हैं जो हमारे फील्ड के BRC, BSc, CSc, डाइट फैकल्टी, टीचर, स्टूडेंट, अभिभावक हमारे साथ नित्य जुड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम की कर रहे हैं। और निश्चित तौर से किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जब विद्यार्थियों के प्रश्न आते हैं तो हम लोग उत्साहित होते हैं। तो मैं सभी का एक बार आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद। धन्यवाद रावेन जी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रजनीश जी का, प्रोफेसर रजनीश जी का, जिन्होंने टाइम दिया और अच्छी सी बात के बारे में बच्चों से डिस्कस किया। और बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट अभी भी कंटिन्यूअसली चैट बॉक्स में चल रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे जीवन से रिलेटेड है। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी पूरी टीम का और रावेन जी का उसके साथ ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रवीण प्लीज स्टार्ट।